ज़रूरत होती है गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज हम लोग कोई एक टॉपिक नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। आज एक बहुत ही मज़ेदार फैक्ट के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, जो कि मुझे अभी हाल ही में इसका इस्तेमाल करने के लिए मिला। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे सबको बताना चाहिए। फिर मैं सोचा कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर मैं इस पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो ये बात है। तो फिर मुझे लगा कि ऐसा तो हो सकता है कि बहुत लोगों को इसके बारे में ना पता हो। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत लोगों को ये ज़रूर पता हो कि इसका इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये नहीं जानते होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बकरी के दूध की केमिस्ट्री। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। आप लोग सोचेंगे क्या सर को टॉपिक पढ़ाना चाहिए, तो ये कहाँ भटक रहे हैं, ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं। मैं बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूँ कि आज हम लोग बकरी के दूध की केमिस्ट्री के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है सभी को जानना चाहिए, क्योंकि ये समझे कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों को बचा सकता है, आपको बहुत बड़ी मुसीबत से भी निकाल सकता है। तो इसके बारे में इसका इतना ज़्यादा यूज है कि मैं आपको कितना गिनवाऊँ। यहाँ पे मैं कुछ की बस बात यहाँ पे करने जा रहा हूँ। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कुछ चीज़ों को लेकर के ही मैं आज यहाँ पर डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए या और किसी टॉपिक पर चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको भी किसी और वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। तो आज हम लोग किस पे बात करेंगे, तो आप देखेंगे बकरी का दूध। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है बकरी का दूध प्लेटलेट कैसे बढ़ाता है। बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है कि प्लेटलेट को कैसे बढ़ा देता है बकरी का दूध, खास करके, है ना। तो प्लेटलेट की संख्या को कैसे बढ़ाता है बकरी का दूध, ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद प्लेटलेट्स एक्चुअल में होते क्या हैं, सबसे पहले तो ये समझेंगे प्लेटलेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं, प्लेटलेट बढ़ाता कैसे है, फिर प्लेटलेट होते क्या हैं, फिर बकरी के दूध में और क्या क्या चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन सा ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है। उसी में आप देखेंगे फॉलिक एसिड को हम लोग समझेंगे कि फॉलिक एसिड एक्चुअल में क्या होता है, ये भी आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते ही है। इसके बाद सबसे बड़ा जो इसका आप यूज सुने होंगे वो डेंगू बुखार के अंदर सुने होंगे। जब भी किसी को डेंगू हो जाता है तो डॉक्टर अक्सर रिकमेंड कर देते हैं कि जाकर के बकरी का दूध पीजिए। तो लोग जाकर के, बहुत ही महंगा मिलता है, कभी कभी तो 200 250 रुपये लीटर के हिसाब से मिलता है आपको दूध। ये जल्दी मिलता ही नहीं, क्योंकि बकरी आप लोग जानते हैं बकरी पालन का इतना ज़्यादा कम हो गया इस टाइम, बहुत लोग करते ही नहीं हैं। अगर आपको फुर्सत हो आप ज़रूर करिएगा बकरी पालन, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये होता है डेंगू बुखार में। आप देखेंगे अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते रहते हैं कि आपको बकरी का दूध पीना चाहिए। और एक और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यूज होता है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे, प्रेगनेंसी, है ना। ये खास करके वुमेंस और गर्ल्स के लिए है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी दूध का, बकरी के दूध का कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट होता है, कितना ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट हो सकता है, पड़ सकता है, और क्यों हमको करना चाहिए, इसका पूरा मैं बाकायदे रीज़न, फैक्ट और बिल्कुल प्रूफ दिखा करके मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है आज का वीडियो, मज़ा आने वाला है, बिल्कुल कुछ अलग हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही दैनिक जीवन की चीज़ें हैं ना, डेली लाइफ की चीज़ें जो हम लोग बहुत ही रेगुलर इसको हम लोग फेस करते रहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा कुछ बातें डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा, ऐसा ही वीडियो मैं और भी ढेर सारे फैक्ट पर लेकर के आऊँगा। तो फिलहाल के लिए आज इस फैक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आते हैं फटाफट, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा, ज़्यादा लंबा मैं खींचने की कोशिश नहीं करूँगा, बहुत ही मोटी मोटी बातें मैं आपको बताऊँगा। बाकी इसमें ढेर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही मोटी मोटी बातें बता करके निकल जाऊँगा, जो आपकी सिर्फ काम की है ना, फालतू का मैं यहाँ पे लेक्चर देने नहीं चल रहा हूँ। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि डेंगू बुखार में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आप देखेंगे जब भी अगर आपको डेंगू हुआ है या किसी को भी अगर डेंगू हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जाने के बाद वो आपका तुरंत, आपको बहुत तेज़ी से अगर बुखार है तो क्या लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे। टेस्ट में अक्सर आप देखेंगे सीबीसी नाम का एक टेस्ट होता है। तो सीबीसी नाम का टेस्ट जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट नाम का एक सीबीसी, ठीक है, बी है सीबीसी, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट नाम का एक टेस्ट होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, डॉक्टर लिखे होते हैं। उसका जब आप लोग टेस्ट करेंगे तो करने के बाद उसमें आपको ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारे डेटा उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से एक डेटा होगा जिस पे लिखा होगा वहाँ पर पूरा, या तो प्लेटलेट लिखा होगा या तो वहाँ पर PLT सिर्फ लिखा होगा, या तो PLT ऐसे लिखा होगा, या फिर पूरा का पूरा प्लेटलेट लिखा होगा, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं, है ना। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा प्लेटलेट्स एक्चुअल में क्या होते हैं। PLT लिखा होगा, इसकी संख्या होनी कितनी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तो इसकी संख्या होनी चाहिए 150,
वहाँ पे आप देखेंगे 150 से लेकर के 450 तक लगभग लिखा रहेगा। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, 150 के आगे 3 जीरो, 450 के आगे 3 जीरो, इसका मतलब है 1,50,000 और यहाँ पर 4,50,000। 1,50,000 से 4,50,000 क्या होना चाहिए, माइक्रो लीटर होना चाहिए। ml यहाँ पे मत समझिएगा इसको, माइक्रो लीटर मैंने लिखा हुआ है। यानी कि आपके ब्लड का 1 माइक्रो लीटर अगर लिया जाए तो उसमें कम से कम 150,000 से, ऐसे बोल लीजिए 150,000 से 450,000 है ना, 150 या 1,50,000 से 4,50,000 नंबर होने चाहिए प्लेटलेट के। सोचिए 1 माइक्रो लीटर के अंदर तो कितना ज़्यादा नंबर ये होता है, कितना ज़्यादा अमाउंट में आपके ब्लड के अंदर ये होता है, तो आपको जानना ही चाहिए। तो ये इसकी संख्या जनरली होनी चाहिए। आप ब्लड टेस्ट कभी करवाइएगा, किसी का करा होगा पड़ा होगा आपके घर में अगर कभी, तो उसको उठा करके देखिएगा, तो उसमें लिखा गया होगा, आप ध्यान से देखेंगे आपको मिल जाएगा खोजने के बाद, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ होती है। तो ये होता क्या कि जब भी किसी को डेंगू का अगर असर हो गया है ना, डेंगू का असर हो गया, डेंगू मच्छर से अक्सर होता है, लेकिन बिना मच्छर के भी कभी कभी हो जाते हैं, किसी और रीजन से भी कभी कभी प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो उसको भी हम लोग बोल देते हैं भैया इनको डेंगू का असर हो गया है। जबकि कोई जरूरी नहीं डेंगू का ही असर हो, जब पीएलटी कम उसका हो गया, पीएलटी अगर कम हो गया या घट गया तो इसका मतलब है कि उनको डेंगू का असर है, ठीक है। तो ये होता है जनरली। अब आप इसमें अगर देखेंगे तो डेंगू के बुखार के साथ शरीर में प्लेटलेट की संख्या आप देखेंगे बहुत तेज़ी से कम होने लगती है, बहुत तेज़ी से घटने लगती है। पता चला कि 130 पर आ गई, 120 पर आ गई, किसी किसी की 100 पर आ जाती है, और ज़्यादा अगर घट जाता है 100 से नीचे आ जाता है तो समझ जाइए वो बचने लायक नहीं है, बचेगा भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर कम होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसको रिकवर करने के लिए, डेंगू को रिकवर करने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा तो देते हैं, साथ में बकरी का दूध रिकमेंड करते हैं आपको कि बकरी का दूध जा करके कहीं से भी खोज करके पीजिए। मैं ये भी बताऊंगा इसमें कि बकरी का दूध अगर आपको ना मिले तो आप क्या करें। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, बकरी का दूध अगर आपको नहीं मिलता है तो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ बकरी के दूध से ही बढ़ता है। पपीता आप खाइए, पपीता, ठीक है, पपीता। और पपीता इतना मज़ेदार चीज़ है कि पपीता आप खाएंगे तब भी प्लेटलेट बढ़ेगा। साथ में पपीते की जो पत्ती होती है ना उसको पीस डालिए, और पीसने के बाद उसका जो रस होता है उसको छाननी से छान लीजिए, छान करके थोड़ा सा लगभग 2 घूंट निकलेगा और उसको पी लीजिए, है ना। डेली सुबह में बिना खाए आपको पीना रहता है। अगर आप उसको डेली पीते हैं, कम से कम 10 दिन 12 दिन भी अगर पी लेते हैं, तो मान के चलिए कि पूरा जो आपका प्लेटलेट है वो रिकवर होकर के एकदम लगभग 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 लगभग आ जाएगा, 3,50,000 लगभग वो आ जाएगा। 2,50,000 भी हो सकता है, 3,50,000 भी हो सकता है, मतलब रिकवर होकर के आपका 1,50,000 से ऊपर तो आ ही जाएगा, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। साथ में पपीता हो गया आपका। इसके बाद आप नारियल का जो पानी होता है, कच्चे नारियल का पानी, वो ले सकते हैं, उससे भी बहुत तेज़ी से रिकवर होता है। टोमेटो सूप जिसको बोलते हैं, टमाटर का जूस निकाल सकते हैं आप, उसका जो बीज होता है उसको निकाल करके बाकी उसका जो मटेरियल होता है उसका जूस बना लीजिए या उसका सूप बना लीजिए, उससे भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो ये सारे और भी इंतजाम है प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बड़े आराम से। नारियल के पानी से भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अलग हो गया कि अगर मान लीजिए आपको बकरी का दूध नहीं मिलता है तो क्या करें, लेकिन अगर बकरी का दूध मिल जाता है तो सबसे बेस्ट है, समझिए सबसे नंबर 1 पर है ये मेरे हिसाब से। तो ये हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है, एकदम तुरंत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बकरी का दूध वगैरह पिएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, कुछ दिन लगता है थोड़ा सा उसको बढ़ने में। तो प्लेटलेट सीधे सीधे आपकी बॉडी के अंदर चढ़ा भी दिया जाता है। आप देखेंगे प्लेटलेट सीधे सीधे आपकी बॉडी के अंदर चढ़ाया भी जाता है, बहुत इमरजेंसी केस अगर आ जाती है तो ये जनरली हो गया बहुत ही बेसिक सा। आप समझते हैं प्लेटलेट एक्चुअल में है क्या। इसका पहले आपको दर्शन हम आपको करवा देते हैं प्लेटलेट कहाँ है। देखिए पूरा का पूरा ब्लड है, और इस पूरे ब्लड में आप देखेंगे कि प्लेटलेट कहाँ है तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर का आरबीसी है, जिसको आप लोग रेड ब्लड सेल बोलते हैं। और ये जो व्हाइट कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट कलर का, ये आपका डब्ल्यूबीसी है। और यहाँ पर जो येलो कलर का, पीले कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका प्लेटलेट, ठीक है। ये जो पीले कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर यही है प्लेटलेट, जो कि आपके ब्लड के अंदर जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी घुले होते हैं उसी तरीके से ये भी घुला होता है। बना किसका होता है तो कोशिकाओं का बना होता है और कुछ लिक्विड का बना होता है। ये जनरली मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये आप ध्यान से अगर देखेंगे तो इनका काम क्या होता है। तो जो कुछ अगर ऊतक जिसको आप बोलते हैं टिश्यूज अगर कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं या डैमेज हो गए हैं तो उनको सही करने का काम करता है। और सबसे जो इसका बड़ा रोल होता है इसका प्लेटलेट का, मान लीजिए अगर प्लेटलेट कम हो गया तो क्या दिक्कत है, बॉडी में प्लेटलेट कम हो गया तभी तो हम जी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है बॉडी के अंदर। तो आप देखेंगे प्लेटलेट का जो काम होता है ना, रक्त स्राव को रोकने का काम होता है।
आप बोलेंगे सर ये तो विटामिन के का काम होता है, तो मैं आपको बता दूं विटामिन के सिर्फ क्या करता है, एक प्रोटीन होती है उसे बढ़ाता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक है, इसमें अभी कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। उस प्रोटीन को बढ़ाता है और वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन जाकर के प्लेटलेट को बढ़ाती है, फिर प्लेटलेट जाकर के आपका जो ब्लड होता है उसको बहने से रोकता है। तो आप जनरली देखेंगे कि ब्लड को रोकने के लिए, बहने से रोकने के लिए, रक्तस्राव को रोकने के लिए जनरली प्लेटलेट का इस्तेमाल होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि विटामिन के क्या करता है, थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, जो जाकर के क्या करता है, प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाता है। जब वो प्लेटलेट की संख्या को बढ़ा देता है तो प्लेटलेट की संख्या जाकर के, जितनी ज़्यादा प्लेटलेट की संख्या रहेगी उतना ही जल्दी रक्तस्राव को रोक लेगी। अगर कहीं कट गया है या कहीं से ब्लड अगर निकल रहा है तो उसको रोकने का काम करेगी, ब्लड को कम से कम बहने देगी। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर प्लेटलेट आपकी बॉडी के अंदर कम है और कहीं अगर कट गया है, कोई ऐसी समस्या हुई, तो आपका जो ब्लड होगा वो बिल्कुल निकलता ही जाएगा, ब्लीडिंग एकदम बढ़ती जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आदमी जो होगा वो डेड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रक्तस्राव को रोकने का जो प्रोसेस होता है, ये बस ऐसे याद रखें, हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे। होम्योस्टेसिस इसको बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो इसका नाम होता है होम्योस्टेसिस, इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है। और एक्चुअल में होते क्या है प्लेटलेट, तो ये रक्त में मौजूद पानी की तरह से लिक्विड होता है और कुछ कोशिकाओं से मिलकर के जनरली बना होता है, वही आपका प्लेटलेट होता है, जैसा कि मैंने आपको पीले कलर का अभी दिखाया है। ठीक है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, RBC WBC होती हैं, वो सब मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। बस यही सारी चीज़ें हैं और कुछ इसमें खास नहीं है। हाँ, एक और चीज़ इसमें आपको जानने वाली है, जो ये है कि अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। तो आप देखेंगे डेंगू हो सकता है, चिकनगुनिया नाम की एक बीमारी होती है वो भी हो सकती है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, कितनी खतरनाक बीमारी आप समझ सकते हैं, और लीवर संबंधी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। और सबसे खास बात याद रखिएगा, गर्भावस्था के दौरान प्लेटलेट की संख्या में भारी गिरावट होती है, बहुत तेज़ी के साथ गिरता है। अगर कोई प्रेग्नेंट है, कोई वुमेन अगर प्रेग्नेंट है, कोई लड़की अगर प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसकी प्लेटलेट की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं, अब उसको जब ब्लीडिंग होगी तो बहुत तेज़ी के साथ ब्लड निकलता है और इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाता है कि उसका जो ब्लड लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है। और अगर ज़्यादा ब्लड कम हो गया तो अक्सर आप देखेंगे कि डेथ भी हो जाती है। तो उस समय क्या करना, इसीलिए मैंने थंबनेल पर भी लिखा हुआ था कि प्रेगनेंसी के दौरान बकरी का दूध क्यों पिए। तो इसीलिए पिए ताकि, क्योंकि उस टाइम प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, उसको आप बोल सकते हैं डेंगू का असर हो गया है, तो जिसकी वजह से प्लेटलेट की संख्या अगर कम होगी तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए क्या पीना चाहिए, बकरी का दूध। अगर लगातार सुबह शाम अगर मिल जाए, थोड़ा थोड़ा एक पाव भी अगर मिल जाए, तो मान करके चलिए कि बिल्कुल लेवल आपका बना रहेगा और जो ब्लीडिंग होगी वो कम होगी, ब्लड कम से कम बॉडी से बाहर आएगा। तो ये बात मेरी आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे, ये कितनी ज़बरदस्त जानकारी थी, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लगातार रक्तस्राव नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि बकरी के दूध की केमिस्ट्री क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो जनरली आप देखेंगे बकरी का दूध ना बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि विटामिन बी जितनी भी होती है, आप जानते हैं विटामिन B6 होती है, B12 होती है, B9 होती है, B2 होती है। तो इस तरीके से जितनी भी बी नाम की विटामिन है, जितनी भी बी विटामिन है, विटामिन बी जितनी भी हैं, सब की सब इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली पाई जाती हैं। जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई पाया जाता है तो सबसे ज़्यादा विटामिन B6, B12 और B9 पाई जाती है। B9 यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखा है फॉलेट बाइंड या फॉलेट बॉन्ड या फॉलिक एसिड आप जिसको बोल सकते हैं। अभी मैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा। तो उसे ही बोलते हैं B9। तो फॉलिक एसिड को ही B9 बोलते हैं, विटामिन B9 को ही क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड, यानी कि फॉलेट बाइंड पाया जा रहा है। इसका मतलब है कि उसके अंदर फॉलिक एसिड पाई जा रही है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। इसका मतलब विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी होते हैं सब के सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और विटामिन B12 पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो विटामिन B12 हमेशा ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। इसका मतलब बकरी का दूध ब्लड को बढ़ाएगा भी, साथ में प्लेटलेट की संख्या को भी बढ़ाएगा, मेंटेन रखेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये काम करेगा। विटामिन B6 भी इसके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से ही प्लेटलेट की संख्या भी बढ़ती है, साथ में ब्लड भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात इसमें देखिए फॉलिक एसिड नामक विटामिन इसके अंदर पाया जाता है। देखिए लिखा है फॉलिक एसिड नामक विटामिन पाया जाता है। आप बोलेंगे कि सर फॉलिक एसिड लिखा है तो एक तरह का एसिड है, तो ये विटामिन कैसे हुआ। तो मैंने अभी आपको बताया कि फॉलिक एसिड का ही दूसरा नाम क्या है, विटामिन
9, विटामिन B9 को ही फॉलिक एसिड बोला जाता है, जो कि बकरी के दूध के अंदर पाया जाता है। यही प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। और B12 जो होता है वो ब्लड की संख्या को, RBC को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये दूध है। दूसरी बात इसकी और भी एक खासियत होती है कि जैसे अगर आप बोलेंगे सर हम लोग इसकी जगह पे भैंस का दूध एकदम ले सकते हैं ना, भैंस सबके घर होती है, या फिर गाय का दूध ले सकते हैं, क्यों बकरी का ही दूध ले रहे हैं? तो ये इसलिए लेते हैं ना क्योंकि बकरी के दूध में मौजूद जो ढेर सारी प्रोटीन होती है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन भी होती है। भैंस का दूध अगर आप देखें ना, ये बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जल्दी पचता नहीं है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पच करके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, पता चला आप 1 लीटर पिए, 1 लीटर भैंस का दूध पिए और वहीं पर 1 पाव सिर्फ आप बकरी का दूध पिए, तो दोनों पता चला इक्वल हो गया, है ना। आप भैंस का दूध 1 लीटर आपको पीना पड़ेगा, जबकि बकरी का दूध 1 पाव भी अगर पी लेते हैं तब भी वो बहुत ही ज़्यादा इनफ हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो जो भैंस का दूध होता है वो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वो जटिल होता है, जिसकी वजह से वो पच नहीं पाता है ठीक तरीके से। और बॉडी के अंदर जब पचेगा नहीं तो ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो जितनी चीज़ें मिलनी चाहिए उसमें से वो सारी चीज़ें मिल नहीं पाती। जबकि बकरी का दूध बहुत ही सिंपल होता है, आराम से जाकर के पच करके बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए आसानी से पच जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और RBC को भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। अब देखिए, अगर मान लीजिए एकदम कोई दूध ही नहीं अवेलेबल है इमरजेंसी में, या बहुत ज़्यादा अगर घट गया है, तो फॉलिक एसिड का आप सीधे सीधे टैबलेट भी ले सकते हैं। इस तरीके का कुछ टैबलेट आता है, बायोटिन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, या और भी दूसरे हो सकते हैं। बस उस पर फॉलिक एसिड लिखा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो आपके काम का है। तो फॉलिक एसिड का मतलब B9, विटामिन B9, या फिर सबसे बेस्ट होता है मेरे हिसाब से बीकासूल का नाम आप लोग सुनेंगे। बीकासूल नाम की एक दवाई आती है, उसको बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं। उसके अंदर पूरा का पूरा आप देखेंगे जो बीकासूल होता है, बीकासूल उसका नाम ही है, और वो B कॉम्प्लेक्स का मतलब वही विटामिन B, जितने भी विटामिन B होती है सब की सब उसके अंदर पाई जाती हैं। तो बीकासूल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी विटामिन B की आपूर्ति आराम से हो जाएगी, ब्लड की संख्या भी बढ़ेगी, साथ में प्लेटलेट भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि बीकासूल में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि विटामिन B9 सबसे ज़्यादा होता है उसमें, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो पेशाब होती है उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पीले कलर की आने लगती है। तो उसे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो विटामिन B9 है और विटामिन C भी उसमें होता है, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से वो कोई दिक्कत नहीं होती है उससे, ठीक है। चलिए आराम से आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा जान लेते हैं। तो फॉलिक एसिड को, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, फॉलिक एसिड क्या है, विटामिन B के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B में भी मैंने कौन सा बताया, विटामिन B9। याद रहे फॉलिक एसिड का मतलब विटामिन B9 को ही फॉलिक एसिड बोला जाता है। अब फॉलिक एसिड का टैबलेट लेने की ही हमेशा ज़रूरत नहीं है, आप कुछ और चीज़ों से भी, जैसे खट्टे फल अगर आप खाते हैं, खट्टे फल में आप बोलेंगे सर विटामिन C मिलती है, तो विटामिन C भी मिलती है और विटामिन B9 भी मिलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। खट्टे फल में आप कोई भी खट्टा फल, जैसे संतरा हो गया है ना, अंगूर हो गया आपका, तो इस तरीके के कोई भी खट्टे फल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि हरी पत्तेदार, जिसमें पालक सबसे ज़्यादा आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, विटामिन B9 और B12 प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्लड भी बढ़ेगा, साथ में प्लेटलेट भी बढ़ेगा। तो ये हो गया खाद्य पदार्थ से भी आप आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो देखिए फॉलिक एसिड के बारे में, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कई प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जिसमें से मैंने कुछ का नाम भी ले लिया। और यहाँ पर भी देखिए पालक, सलाद पत्ता, ब्रोकली, बीन्स, मूंगफली, यहाँ तक कि अगर आप मूंगफली को हल्के मत लिया करिए। मूंगफली कहीं पर भी खाने के लिए मिल जाए, थोड़ा छीलना पड़ता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको खाया करिए। मूंगफली बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है, इसमें देखेंगे आप B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, आराम से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सूरजमुखी का बीज हो गया, तो इस सारी चीज़ें वैसे नहीं मिलती हैं, लेकिन नॉर्मली आप क्या क्या खा सकते हैं, पालक आप आराम से खा सकते हैं, सलाद वाला पत्ता आप आराम से खा सकते हैं, मूँगफली तो आराम से आप चबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में अंडा, अगर जो लोग मांसाहारी हैं तो अंडा आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर तो आप खा ही सकते हैं बड़े आराम से। और सिट्रस फल का मतलब वही संतरा हो गया, अंगूर हो गया, है ना, मौसम्मी हो गई, तो इस तरीके की खट्टी चीज़ें भी आप बड़े आराम से ले सकते हैं, जिसमें आपको आराम से फॉलिक एसिड की मात्रा, भरपूर मात्रा आपको मिल जाएगी, जिससे जो प्लेटलेट की संख्या होगी, साथ में RBC की जो संख्या होगी, दोनों ही बढ़ जाएगी, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान भी, और साथ में डेंगू वगैरह या डेंगू का असर है या बुखार है तब भी मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बुखार में भी RBC वगैरह की संख्या, प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा डाउन तो नहीं होती, लेकिन हाँ फिर भी डाउन हो जाती है। 450 होनी चाहिए, लेकिन वो आप देखेंगे घट करके लगभग काफ़ी ज़्यादा कम होकर के 1.5 के आसपास आ जाती है, तो इसलिए मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए
नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें गर्भावस्था, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड, ये बिल्कुल रिसर्च से पता चला है। रिसर्च में आप देखेंगे नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के अनुसार फॉलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास और उसके मस्तिष्क को विकसित बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली बात तो जो प्रेग्नेंट है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। साथ में जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा होगा उसके विकास और उसके खास करके मस्तिष्क के विकास के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड। अब आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये विटामिन है। विटामिन B9 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस अब जा कर के पता चली होगी कि अगर फॉलिक एसिड की कमी हो गई तो जो लेडी होगी उसके ऊपर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में जो गर्भ में पल रहा जो बच्चा होगा उसका भी विकास रुक जाएगा, ठीक तरीके से नहीं होगा। साथ में उसका मस्तिष्क अगर विकसित नहीं हो पाया तो आप सोच लीजिए पैदा होकर के भी समझिए कि वो किसी काम लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉलिक एसिड, जो कि पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, जो कि कहाँ मिलेगा, बकरी के दूध में मिलेगा, जो कि नेचुरली बड़े आराम से आपको मिल सकता है, किसी दवा या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ढेर सारी बातें आपको नई नई पता चली होंगी, जो आपको पहले से पता तो थी लेकिन उसकी एक्चुअल बातें क्या थी, उसकी केमिस्ट्री क्या थी, उसके अंदर की रियलिटी क्या थी, इसके बारे में शायद आपको पता नहीं रहा होगा, जो कि आज आपको पता चला होगा। तो अगर ऐसा है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और भी नए वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। और साथ में लिख करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ऐसे वीडियोज़ आपको पसंद है कि नहीं पसंद है। और कुछ आप लोग खुद से भी सुझाइए, मुझे कुछ पॉइंट सुझाइए, कुछ मुझे टॉपिक सुझाइए कि सर इस टॉपिक पर भी आप कुछ रिसर्च करके बताइए कि ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, तो मैं आगे उस पर जारी कर सकूँगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़, मैंने सारी चीज़ बताई दी है। तब तक के लिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।